छोड़ देते हैं, उनके ऊपर आज फोकस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1, वर्क, एनर्जी एंड पावर। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो वर्क होता क्या है, बताओ जरा, आपको क्या समझ में आता है वर्क? आपको टीचर ने होमवर्क दिया, आपने काम किया, आप बोलते हो, आपने जो होमवर्क कंप्लीट किया आप क्या बोलते हो? मैंने वर्क किया, मैंने काम किया है। क्या फिजिक्स की लैंग्वेज में यही भाषा होती है? मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज भी यही है वर्क के लिए? बताइए। देखो फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स ये कहती है वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी इसको हम कैसे लिखते हैं? वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। सो एस आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एंड एफ फोर्स अप्लाइड, एंड वर्क आपके पास क्या है? स्केलर। देखिए दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर क्या बन रहा है? एक स्केलर क्वांटिटी बन रहा है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एफ डॉट एस, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है? एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, एस का मैग्नीट्यूड कितना है, इनटू में कोस थीटा। यस दीक्षा बोलिए बेटा, आपने हैंड रेज किया ना, बोलो। चलिए एफ एस कोस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए आपका ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये आपने किसी सरफेस पे रखा हुआ है, इस पे आपने एक फोर्स लगाया एफ इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ आगे की तरफ, ओके। सो यहां मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट एस है, इस तरफ आपने फोर्स लगाया और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये जो थीटा आपको दिखा रखा है कोस थीटा, इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से आप कैसे बोल सकते हैं? फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स, component of force in the direction of displacement कितना होगा बेटा? एक, मान लीजिए एक वेक्टर ए वेक्टर है ये, ठीक है, ये बी वेक्टर है। अगर बी का आपको ए के ऊपर कंपोनेंट देखना हो तो आप कैसे लेते हो? बी ए कोस थीटा, मतलब आप क्या लिखते हो? बी कोस थीटा। अगर बी का ए पे कंपोनेंट देख रहे हो तो बी कोस थीटा, ए का बी पे कंपोनेंट देखते हैं तो ए कोस थीटा। ऐसे ही तोड़ते हैं ना वेक्टर्स को। मान लीजिए दोबारा से मैं बता रही हूँ आपको, मान लीजिए ये आपके पास एक्स वेक्टर है और ये वाई वेक्टर है, तो ये एंगल थीटा है, तो एक्स वाई के डायरेक्शन में उसका कितना कंपोनेंट है? एक्स कोस थीटा। और अगर वाई का मैं देखूं, एक्स के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है? वाई कोस थीटा। सो इस तरीके से आप लिखते हैं। आप दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको कई बार में ना बुक्स में एक चीज मिलती है जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी वो डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, कभी वो बिना डॉट प्रोडक्ट के लिखते हैं। आपको बुक्स पे कैसे मिलता है? W इज इक्वल टू एफ एस, ऐसे लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है ये इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। जैसे आपने एफ का कंपोनेंट अगर इधर लिया तो एफ कोस थीटा, ठीक है, एफ कोस थीटा इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर एफ डॉट एस को आप खोल रहे हो तो क्या आ रहा है? एफ एस कोस थीटा। सो यू कैन आल्सो से कि एफ कोस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एफ कोस थीटा इनटू में डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अगर आपको पहले ही फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो आप उसको डायरेक्ट बिना डॉट प्रोडक्ट के भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो ये फोर्स है, फोर्स इज इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको ये पता ना कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही मेरा फोर्स है तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर आपको लग रहा है कि उनके बीच में कोई ना कोई एंगल है तो उस फोर्स का कंपोनेंट लो अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर लो। जैसे एफ का कंपोनेंट एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो बिल्कुल करेक्ट, हमेशा करेक्ट रिजल्ट देगा वो एफ डॉट एस है। एफ एस आप डायरेक्ट लिख रहे हो, इसका मतलब जो एफ दे रखा है वो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन है। एंड डब्ल्यू क्या है आपके पास? एक स्केलर क्वांटिटी बनती है। अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। और आप वर्क जो है वो एक एनर्जी है। मान लीजिए आपने कुछ काम किया या आपने ब्लॉक को जो है खिसकाया, मान लीजिए ये पेन स्टैंड अगर मैं इसको धक्का देती हूँ, ये खिसकता है, तो मैं कुछ वर्क कर रही हूँ, मैं मेरा अपना कुछ एनर्जी वेस्ट करती हूँ, तब उसके पास एनर्जी आई मोशन के लिए।
सो वर्क आपके पास एनर्जी ही होता है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, तो दो यूनिट आपको देखने को मिलेंगी, न्यूटन मीटर और जूल। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का याद है? फोर्स का क्या होता है? M L T-2। और डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है बेटा? L। सो आपके पास वर्क का कितना हो गया? ML²T-2। तो दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कंक्लूजन कर लेते हैं। हमने इस स्लाइड में क्या क्या डिस्कस किया? वर्क एक स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जिसको हम कैसे लिखते हैं? F.S। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, FS कोस थीटा। कैसे आपके पास थीटा आ रहा है? जैसे मान लो कोई एक फोर्स लग रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट बॉक्स जो बॉक्स का आगे हो रहा है, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है, दूसरी भाषा में हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई? एफ का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले लो, दैट इज एफ कोस थीटा, और फिर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लो। किताबों में आपको ये देखने को मिलेगा कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस। वो एफ क्या है? फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर या जूल। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ML2T-2। यहाँ पर सबको अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो सारे जने। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा यहीं पर एंगल्स का डिस्कशन करेंगे। जैसे आपके पास जो कोस थीटा है, अगर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही है तो एंगल कितना होगा? चलो बताओ। मान लीजिए इधर ही आपका फोर्स लग रहा है और इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो F.S कितना होगा? FS कोस 0 होगा ना। इनके बीच में क्या एंगल है? कोस 0 कोस 0 1 होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। सो यहां से अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो वर्क डन आपके पास कितना हो जाएगा? FS हो गया। अगर फॉर्मूले से आप चेक कर रहे हो, अगर थीटा आपके पास 180 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? बताओ जरा फॉर्मूले को देख के। अगर आपके पास थीटा 180 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ एस कोस 180, कोस 180 इज -1, तो यहां से माइनस ऑफ एफ एस आ जाएगा। अगर थीटा इक्वल्स टू 90 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ एस कोस 90, कोस 90 इज 0, तो वर्क डन क्या हो जाता है? 0। आई बात सबको समझ में? अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग वर्क डन निकलता है, वो अभी हम आने वाले 3 क्वेश्चंस में समझेंगे। चलिए हम दोबारा बता दो एक बार। दोबारा बता देते हैं बेटा। देखो मान लो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है हम लोगों ने F.S लिखा है ना, FS कोस थीटा। अगर आपके उनके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, मतलब एक फोर्स है और फोर्स उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब एंगल क्या है उनके बीच में? थीटा 0 है। और कोस 0 क्या होता है? 1 होता है। अगर आपके पास मान लीजिए फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का इधर हो रहा है, उस केस में एंगल कितना बन गया? ये थीटा इज इक्वल टू 180। ठीक है, थीटा 180 है, कोस 180 क्या होता है? माइनस में 1, सो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एस। अगर मान लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी उनके बीच में एंगल 90 है, कोस 90 क्या हो जाता है? 0। सो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। फॉर्मूले में बस आपको थीटा की अलग अलग वैल्यूज रखनी है। जैसे 90 पे 0 होता है, 0 पे आपके पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 180 पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। सो अलग अलग वैल्यूज पे आपके अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। यस, किसी ने हैंड रेज किया बेटा? चलो अब कुछ क्वेश्चन से बातें समझेंगे हम लोग। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन मास 10 kg व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर। क्योंकि देखो यहाँ हमारा एक सवाल उठता है कि कोई एक फोर्स अगर आपने लगाया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? मैं कोई डब्बे पे फोर्स लगा रही हूँ तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? हो सकता है कोई एग्जाम्पल पता है आपको? भाई वर्क मेरे पास 180 पर -FS बन रहा है। 180 वाला जो अगर आप केस डिस्कस करो, इसका मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, मतलब एकदम अपोजिट। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फोर्स के अपोजिट हो जाए डिस्प्लेसमेंट? पॉसिबल है। अभी देखो, पहले हम लोग डिस्कस सीसो करते हैं। स्क्रीन क्या कह रहे हो? मैम सीसो में भी हो सकता है मैम, क्योंकि एक तरफ लगता है और दूसरी तरफ उठता है फिर। सी सॉ, सी सॉ में क्या होता है? जैसे एक नीचे की तरफ लगता है और वो ऊपर की तरफ उठता है। अच्छा, आप एक फोर्स लगा रहे हो, आप बोल रहे हो कि वहां पर आपके पास क्या हो रहा है? मान लो एक फोर्स नीचे लगता है तो वो ऊपर जाता है, आपका ये मतलब है? हाँ, ये भी यस बोल मैम। सकते हो, 180 हो गया। ठीक है, बिल्कुल डेली लाइफ एग्जाम्पल बता दिया वेग ने। देखो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं।
फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स आपका 50 न्यूटन। पहले ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे रखा है, इसको ए पोजीशन बोलो। दूसरी जगह 5 मीटर का उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दूसरी जगह पहुंच गया बी पोजीशन पे। ये जो मास है, मास की वैल्यू आपको गिवन है 10 kg, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, ठीक है। फोर्स है 50 न्यूटन। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन था F डॉट S, ठीक है। दिस इज इक्वल टू F का मैग्नीट्यूड इंटू में S का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। अच्छा देखो, फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है ना। 50 न्यूटन आपका लग रहा है A टू B की साइड, और 5 मीटर भी डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है। तो कोस थीटा की जगह क्या क्या आ जाएगा बताओ, थीटा की वैल्यू। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। थीटा की वैल्यू बताइए। मैम 0। 0। और कोस जीरो कितना होता है 1 होता है। और ये जो F है, F का मैग्नीट्यूड दे रखा है ना आपको 50 न्यूटन, तो ये हो गया 50 इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास 5 इंटू में कोस 0, तो ये आपके पास हो गया 5 5 25, 250 न्यूटन, ठीक है। दूसरा आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे, मतलब अगर आपको डॉट प्रोडक्ट पे नहीं जाना, आपके दिमाग में सिंपल कैलकुलेशन क्या होती है, अगर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो सीधा मल्टीप्लाई करो, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो, डन। आपको थीटा बीटा देखने की जरूरत नहीं। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स आपको गिवन है और अपोजिट गिवन होता है तो मेरे पास माइनस FS हो जाता है। तो यहाँ पर पहला जो फोर्स निकला आपका एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन है ये आ गया, केस 1। केस 2 क्या कह रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बताओ। देखो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, जब इसका मोशन हो रहा है A पोजीशन से B पोजीशन पे, आगे की तरफ मोशन है, तो सरफेस के टेंजेंशियल लगता है ना, इस मोशन को अपोज करेगा, यहां फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। डिस्प्लेसमेंट आगे है और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल कि फोर्स किसी और तरफ है और डिस्प्लेसमेंट किसी और तरफ हो रहा है। तो यहां से अगर आप देखेंगे कि इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ, अगर मैं फॉर्मूले से लिखूं तो F डॉट S दिस इज इक्वल टू F का मैग्नीट्यूड इंटू में S का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस कितना हो जाएगा बेटा 180, ठीक है। आपके पास जो फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ हो रहा है जिसकी वैल्यू आपकी 5 मीटर है, और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है। तो यहां से ये जो फोर्स है ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 5, ये हम लिख लेते हैं, एंड कोस 180 कितना होता है -1, ठीक है। यहां से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू इंटू में n। कैसे निकालते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो नीचे लगता है mg, ये सरफेस के साथ जहां टच होता है सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है ऊपर की तरफ, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, सो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा mg। यही हमने कल डिस्कस किए सारी चीजें। और म्यू आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर गिवन नहीं है, सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, सो म्यू की वैल्यू है 0.1 इंटू में n की वैल्यू कितनी है m इंटू में g, दिस इज इक्वल टू 0.1 इंटू में मास कितना है 10 इंटू में g कितना है 10, तो यहाँ से आपके पास आएगा 10 न्यूटन। यानी मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -1, दिस इज इक्वल टू माइनस में 50 न्यूटन। सो माइनस का मतलब क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 है। यस किसी ने हैंड रेज किया था, बोलिए बेटा। तो देखो यहाँ पर हमने दोनों केस डिस्कस करे, इन दी डायरेक्शन में क्या रिजल्ट आ रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखो आपका वर्क डन डिपेंड करता है कि फोर्स किस नेचर का है, ड्यू टू ग्रेविटी पूछ लूं, ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन पूछ लूं, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स पूछ लूं, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स पूछ लूं, उसके हिसाब से आपके अलग अलग आंसर्स आएंगे वर्क डन के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन से फोर्स की बात कर रहे हो। अभी देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास आपको निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों फोर्सेस की वजह से वर्क डन। यस लक्ष्मी बोलिए बेटा। चलिए फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ट्राई करोगे, एंगल बताओ मुझे क्या क्या होंगे। केस नंबर 1, वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट S दिस इज इक्वल टू FS कोस, अभी देखो मैग्नीट्यूड ले रही हूं मैं तो बार बार वो ऐसे लाइन नहीं लगा रही है, ऐसे इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है वैसे, सो FS कोस थीटा। तो पहली बात करो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये 10 kg वाला ब्लॉक
मूव होके यहाँ पहुंच गया है 50 न्यूटन फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे किधर लगेगा? अगर मैं ये 10 kg ब्लॉक यहाँ बना लूं, ये 10 kg ब्लॉक है, बताओ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स उसका वेट ही तो होता है, किधर एक्ट मैम करेगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड 10g। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इन्होंने वर्क डन पूछा। और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? सामने की तरफ। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा? ये 90 फोर्स डिग्री। है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। सो आपके पास इस केस में आंसर कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज cos 90 इज 0। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है? देखो 0 हो रहा है। और इसी ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कुछ और वर्क डन हो रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कुछ और वर्क डन हो रहा था। ठीक है, अभी इसी ब्लॉक का हम नॉर्मल रिएक्शन की वजह से निकालते हैं। देखो नॉर्मल रिएक्शन भी तो आपके पास एक्शन रिएक्शन फोर्सेज ही है ना। मान लो ये सरफेस है, ये ब्लॉक का वेट, ब्लॉक के ऊपर एक वेट लग रहा होता है, एक ये सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। ठीक है, और ये ब्लॉक सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। तो कोई भी एक ले लो, चलो ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट लग रही होती है। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट किधर है इसका? सामने की तरफ। और नॉर्मल रिएक्शन किधर है? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वाला भी लोगे तो भी आपके पास डायरेक्शन दोनों में मतलब ऐसे है कि एंगल क्या बनेगा? 90। ये एंगल कितना बन रहा है? 90। तो केस 2 में वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा? मैम 0। cos 90, यस 0। आई बात समझ में? कोई इसमें दिक्कत है तो बताओ। यस बेटा, वर्क इन एनर्जी इज सेम। ओके, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। आपके पास काइनेटिक वर्क, आपके पास देखिए आपने कोई मान लीजिए किसी चीज को धक्का दिया, आपने कुछ काम किया, आपकी एनर्जी खर्च हुई, कहाँ गई वो? उस बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं अभी बताऊंगी कि आप जो काम कर रहे हो सिस्टम के ऊपर, वो उसकी एनर्जी बढ़ा रहा है। फॉर्म एनर्जी की अलग अलग हो सकती है। ठीक है, वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हो। चलो अगला करते हैं। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन ब्लॉक ऑफ मास m मूव्स फ्रॉम, यहां पूरा कर लेते हैं इसको, मूव्स फ्रॉम पोजीशन A टू B। ठीक है, इस पोजीशन को A बोल दीजिए, इस पोजीशन को B बोल दीजिए। ये आपका जो ब्लॉक है नीचे की तरफ आ रहा है। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो सबसे पहले इस पे लगने वाला फोर्स इसका खुद का वेट है mg, और वर्क डन निकालना है मुझे। वर्क डन कितना होता है? F S cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह की कोई बात नहीं हुई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह दिया होता तो मैं सोचती फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, अभी नहीं सोचना उसके बारे में। फोर्स किधर है इसके ऊपर? ये नीचे की तरफ है। और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? ये इसका डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ, है कि नहीं? तो आपको डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में क्या चाहिए? एंगल चाहिए। एंगल बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना है? बताओ। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया L। ठीक है, इनके बीच में एंगल ये बताना है आपको। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको हटाइए एक बार। ये जो फोर्स का वैल्यू है ये mg है, मुझे एंगल चाहिए। एंगल आते ही तो मेरी बात ही बन जाएगी। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, और ये आप ये सॉरी, ये आपके पास 90 है, ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा बेटा? 90 माइनस में थीटा। ठीक है, सो आप यहां से क्या लिख सकते हो? एफ एस कोस 90 माइनस में थीटा। ठीक है, अब यहां से फोर्स कितना है वो देखना पड़ेगा आपको। फोर्स कितना लग रहा है? फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स तो mg है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? L इंटू में कोस, जो आपने डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में एंगल निकाला है 90 माइनस में थीटा। सो कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा। तो दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कितना होगा? देखो नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा ना, वो कैसे लग रहा है? ये देखिए, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, ये नॉर्मल रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट किधर है? मान लो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में। एंगल कितना हो गया बेटा? 90। सरफेस है ये,
सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा ना नॉर्मल रिएक्शन, तो और इस सरफेस पे वो स्लाइड कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन जिस पे वो स्लाइड कर रहा है वो लेंथ जो है उसके परपेंडिकुलर हो गया, तो 90 हो गया। तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा बताइए? ये फर्स्ट हो गया, 0. यस 0। सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस 90 माइनस में थीटा, एंगल तो वही रहेगा, ठीक है। फोर्स आपके पास क्या है, नहीं एंगल वो क्यों रहेगा, एंगल आपके पास 90 हो जाएगा ना। नॉर्मल रिएक्शन के केस में एंगल कितना है, कोस 90, कोस 90। एफ कितना है, एन, डिस्प्लेसमेंट कितना एल, कोस 90 इंटू 0, तो ये आपके पास हो गया 0। ये है ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बताओ। और ये आपके पास ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। देखो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको मैंने एमजी के कंपोनेंट्स पहले लेके दिखा रखे हैं। मान लो ये आपके पास जब इंक्लाइन प्लेन का केस होता है, आपका एमजी नीचे लग रहा है, ये एंगल आपका थीटा है, इस एमजी के आप दो कंपोनेंट किया करते थे, एक इधर, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा बनता है, तो ये एमजी कोस थीटा होता है, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एमजी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो आप डायरेक्ट, आपको पता है इधर कंपोनेंट कौन सा लग रहा है, एमजी साइन थीटा। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर मिल जाए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो एमजी साइन थीटा इंटू में एल। क्या मेरे पास सेम आंसर नहीं बन रहा, बताओ जरा, बन रहा है कि नहीं बन रहा, बोलो बच्चा वाटी। चलो समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो। चलो फिर आगे चले, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ, नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, एक ऐसे आपके पास बाउल है, बाउल के अंदर एक मास है जो सेंटर से ऐसे बांधा गया है, आपने उस मास पे एक फोर्स लगाया और वो फोर्स आप कॉन्टिन्यूस लगाते जा रहे हो, फोर्स की डायरेक्शन नहीं बदल रही, उस फोर्स की वजह से उसका जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस इज एस। ठीक है, वर्क डन कितना होता है, एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो भी, मान लो थीटा मैंने यहाँ लिखा हो तो मान लो अल्फा है, ठीक है, मुझे एंगल नहीं पता। अब क्या करें, देखो दो तरीके हैं सवाल को करने के, एक तो वर्क डन होता है, या तो आप ये एंगल निकाल लो किसी तरीके से। एक जो मुझे चीज आपको बतानी है, जो आपको सीखनी जरूरी है, हम वर्क डन लिखते हैं एफ एस कोस थीटा। यानी मान लीजिए ये अगर ब्लॉक है, इसके ऊपर आपने कोई फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट होता है इस डायरेक्शन में, तो इसका मान लो ये हो गया थीटा। तो आप क्या कर सकते हो, एफ डॉट एस, एफ एस कोस थीटा, जिसको हम कैसे बोलते हैं, कि इसको बोलने का दूसरा तरीका क्या है कि फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालो, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कर दो। तो फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, एफ कोस थीटा ही तो है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ कोस थीटा इनटू में एस, तो मतलब मैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स निकालू क्या है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कर दो। एक तरीका हो गया ये। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई नहीं मुझे ऐसे नहीं लिखना, एस का मैं कंपोनेंट लूंगी फोर्स की डायरेक्शन में और फिर फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी एस का कंपोनेंट कितना होगा फोर्स की डायरेक्शन में, एस कोस थीटा, और उसको मैं फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मेरे इन तीनों चीजों में कोई फर्क है, इक्वेशन 1 2 3 में कोई आंसर में डिफरेंस है, बताओ, सेम है ना, यस और नो तो बोल सकते हो सेम है। ठीक है, या तो आप एफ का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले लो, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ले लो और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स का ले रहे हो कंपोनेंट तो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो उस फॉर्मूला सेम बनेगा एफ एस कोस थीटा। सो एंगल निकाल सकते हो, अगर निकालना चाहो करके देख लेना, अगर आप निकाल सकते हो तो। दूसरा तरीका क्या है, अब जब ये ब्लॉक यहां पहुंचा है, मान लो अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं ऐसे, ठीक है, तो ये आपके पास मान लो हो गया एक्स पॉइंट, ये हो गया आपके पास क्या, वाई पॉइंट, ये एक्स पॉइंट ये वाई पॉइंट, इसके पैरेलल में दिखा रही हूं। तो यहां देखो ये फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अगर मैं निकाल दूं, यानी मान लो ये एस है, ठीक है, ये टोटल जो डिस्टेंस है ये इसका रेडियस हो गया, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब देखो ये आपके पास क्या होगा, इसको मैं थोड़ा यहां ड्रॉ कर लूं, ये एक ब्लॉक हो गया नीचे, ये ब्लॉक आपने यहां पहुंचा दिया, आपने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया,
ये एंगल आपका थीटा है, ये आर है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, आर का इधर कंपोनेंट ले सकते हो, आर कोस थीटा, और आर का देखिए आर आपने क्या किया, आर का कंपोनेंट ले लो आर कोस थीटा, और एक आएगा आपके पास परपेंडिकुलर ऐसे आर साइन थीटा। सो ये आर साइन थीटा, तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। या दूसरा आप क्या कर सकते हो, सीधा साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा। मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए ये फोर्स था, इसकी डायरेक्शन में ही मैं डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल लूं और मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरे पास यहां है, ठीक है। तो एंगल मुझे नहीं समझ में आ रहा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, तो मैं एस का एफ के अलोंग कर सकती हूँ। कैसे, मान लो ये आपके पास थीटा है, तो इसमें ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी आप क्या करें, साइन थीटा निकालें। साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास आर है, ठीक है। तो आर बाय में हाइपोटेन्यूज कितना है, बीसी, और बीसी आपको निकालना है। बीसी क्या हो जाएगा आपके पास, ये होएगा परपेंडिकुलर बीसी बाय में आर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बीसी बाय में आर। आप क्या लिखेंगे इसको, बीसी बाय में आर, तो बीसी कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहां पर ये चीज निकाल ली, जो एक्स वाई ये डिस्टेंस है, ये चीज निकाल लिया, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इन दी एक्स डायरेक्शन। देखो आपका ब्लॉक जब ऊपर मूव किया तो उसके दो डिस्प्लेसमेंट हुए, एक तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ है, एक उसका वर्टिकल डायरेक्शन। मान लो यहाँ पहुंचा ना आपका ब्लॉक, पहले यहाँ था, तो यहाँ से ये तो हो गया उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स भी इधर है, तो फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आपने क्या निकाल लिया, ये इसको ऐसे आपने पीछे ऐसे मर्ज किया, मतलब ये वाला जो पूरा चीज है, आपने ये कंपोनेंट निकाल लिया, ये वाला, यही कंपोनेंट तो ये वाला होगा जो उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया है, यानी आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कितना आया, एस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या बन गया, अगर मैं कंपोनेंट्स की फॉर्म में कर रही हूं, दोबारा रिपीट कर दूंगी, डोंट वरी। यहाँ पर अगर आपको थीटा पता था तो ऐसे लिख देते, थीटा नहीं पता तो आपने क्या किया, फोर्स को अलग ले लो और एस कोस थीटा निकाल लिया आपने, एस कोस थीटा जो कंपोनेंट है वो निकाल लिया, जिसकी वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा, ठीक है। एस का आपने क्या ले लिया, कंपोनेंट ले लिया इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो आपके पास एफ आर साइन थीटा इज इट्स आंसर। समझ में आई, तो इसको ऐसे नहीं लिखो, कंफ्यूज होगे। हमने क्या किया है, वर्क डन मेरे पास क्या था, एफ डॉट एस, तो हमने यहाँ क्या किया, या तो मैं फोर्स का एस की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल के एस से मल्टीप्लाई कर दूं, या एस जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो मैं फोर्स की डायरेक्शन में निकाल लूं, मतलब फोर्स जिस तरफ है उसी की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो निकाल लूं। तो मैंने वो चीज निकाली है बेटा, इसमें कुछ भी दिक्कत है तो बताओ, दोबारा रिपीट करूं, सुनो फिर ध्यान से सुनना। अभी आपका ब्लॉक है, देखिए आपका ब्लॉक है इधर जिसका मास एम है, ये हैंग कर रहा है, ये पूरा रेडियस आर है, इस ब्लॉक पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, इसको ऐसे खींचा गया, ठीक है। उस फोर्स को आप हॉरिजॉन्टल ही रख रहे हो, उसकी डायरेक्शन नहीं बदल रहे, तो ऐसे फोर्स लगाने पर क्या हुआ, ये ब्लॉक इधर मूव करके आ गया। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना, उसका पोजीशन जो पहले थी और अब है उसमें क्या एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ये है जिसको मैं एस बोल रही हूँ, ठीक है। या तो मैं फोर्स, अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में सर्टेन एंगल बन रहा है, या तो आप एंगल निकाल लो, ठीक है, एंगल निकालो, एफ डॉट एस कोस थीटा कर लो, जो भी आपका एंगल आया कोस में रख दो। दूसरा क्या कर सकते हो, या तो ये फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं और एस से मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरा, और तीसरा क्या कर सकती हूँ, एस का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में निकाल लूं और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तीनों ही केसेस सेम है जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाए। तो मैंने एस का डिस्प्लेसमेंट निकालना देखा, एस का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, मतलब एस ही डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, सो एस ही निकाल रहे हो आप कि कितना एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको निकालना है। तो यहां से आपने क्या किया, आपका ब्लॉक जब यहां पहुंचा तो ये इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जो मैंने सॉलिड लाइन बनाई है
ये है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, और फिर फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो टोटल लेंथ है ये निकालने के लिए क्या किया, इसके पैरेलल जो है ये चीज निकाल ली यूजिंग दिस ट्राइंगल, क्योंकि इसमें मुझे थीटा पता था और ये हाइपोटेन्यूज पता है आर, मैंने साइन थीटा निकाल लिया इसके अंदर, ठीक है। साइन थीटा में मेरे पास ये बीसी लेंथ आ गई, बीसी इज पैरेलल टू दिस सॉलिड लाइन जो मैंने नीचे ड्रॉ कर रखी है, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गया। चाहे आप यहां पर समझ लो चाहे यहां पर समझ लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपका इसमें कितना वैल्यू आया, बीसी आर साइन थीटा आया, आर साइन थीटा को आपने फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका वर्क डन बन गया। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो एक बार देख लो, और समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो सारे जन। मैम एक बार और समझा दीजिए प्लीज। क्या बताऊं बेटा, बोलो, दोबारा बताऊं? मैम समझी? यस मैम। दोबारा तीसरी बार बताऊं अभी? देखो आपका फॉर्मूला देखो क्या है वर्क डन का, एफ डॉट एस है। डू यू एग्री विद मी? यस मैम। ठीक है, तो देखिए ब्लॉक से समझाती हूँ आपको, अगर इसमें हेमिस्फीयर में समझ में नहीं आ रहा तो मान लो ये आपके पास ब्लॉक है, आपने कोई फोर्स लगाया, इसका डिस्प्लेसमेंट ये खिसक के आ गया यहाँ पर, इनके बीच में एंगल पता था, आप क्या कर सकते हो, एफ एस, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट एस हुआ है, उनके बीच में एंगल एफ एस कोस थीटा कर सकते हो। इसको ऐसे ना समझ के, समझने का तरीका क्या हो सकता था कि फोर्स का इधर कंपोनेंट क्या है, एफ कोस थीटा। एक वेक्टर का दूसरी डायरेक्शन में अगर आपको, किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको कंपोनेंट निकालना है तो उस डायरेक्शन के साथ आपको थीटा पता होना चाहिए, एस के साथ आपको थीटा पता है, ठीक है। एफ का कंपोनेंट ले लिया एस की डायरेक्शन में, एफ कोस थीटा, और मैं डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, भाई ये आपके पास एक फोर्स आ गया, ठीक है, जिसको मान लो आप एक नया फोर्स एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनटू में डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में एंगल कितना है, अगर मैं सीधा अब देखूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, अभी आपका जो नया फोर्स है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही है, तो एंगल कितना है, 0 है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हो ना, जब आपके पास एंगल 0 बनता है, फोर्स के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर फोर्स आ रहा है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, एफ एस आ गया। एक तरीका है ये समझने का। दूसरा तरीका क्या है, भाई मुझे नहीं निकालना फोर्स का कंपोनेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट, मुझे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है, क्या प्रॉब्लम है, कर लो, एक ही बात है। इधर कर सकते हो एस कोस थीटा और फिर फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, भाई डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल गई कुछ ना कुछ फोर्स की डायरेक्शन में ही, और फोर्स को से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सेम रिजल्ट आएंगे तीनों केसेस में। तो यहाँ पर मैंने जो चीज यूज करी है ना, मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालनी चाहिए फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है, वो मैंने निकाल लिया यूजिंग दैट ट्राइंगल जो ऊपर बन रहा था, जो एक्स वाई लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये निकाल ली, क्योंकि यही तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। वर्टिकल डायरेक्शन का वर्टिकल जो डायरेक्शन है उसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री है, उसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा, वर्क डन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो रहा है। तो आप लोगों ने ये वाला लेंथ निकाल लिया, ये निकालने के लिए मैंने ये ट्राइंगल का इस्तेमाल कर लिया, इसके पैरेलल था, ठीक है। ये वाली चीज मैंने साइन थीटा निकाल लिया इस ट्राइंगल के अंदर, तो ये निकल गई, फोर्स की डायरेक्शन में ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं, फिर पुली से रिलेटेड करते हैं। देखिए, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन ऑन ईच मास व्हेन 2 kg मूव्स डाउन बाय 3 मीटर। देखिए 2 kg डाउन मूव किया है बाय 3 मीटर, यानी यहाँ पहुंचेगा आपका जो ये 2 kg है, जब ये 3 मीटर नीचे जाएगा ये 3 मीटर ऊपर जाएगा। ये बात सबको समझ में आती है? भाई एक जो भारी वाला ब्लॉक है वो 3 मीटर नीचे खिसका, वो सेम वायर से कनेक्टेड है ना, वो 3 से नीचे आया तो 1 kg 3 से ऊपर चला जाएगा, यही बात है ना। सो इन्होंने पूछा है इस प्रोसेस के दौरान जब वो 3 मीटर डिस्प्लेस हुआ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है एंड वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना है ऑन ईच ब्लॉक, ठीक है, ऑन ईच मास। तो टेंशन फोर्स आपको पता है इस ब्लॉक के विद रिस्पेक्ट टू अवे होगी, इस ब्लॉक के विद रिस्पेक्ट टू भी इससे अवे होगी, ठीक है। टेंशन फोर्स देखते हैं सबसे पहले। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं 1 kg का, तो उस पे लगने वाला एक वेट है उसका खुद का 1 इंटू में जी, एक उस पे लग रहा है टेंशन टी। अगर मैं एफबीडी बनाऊं 2 kg का, तो एक उसका वेट लग रहा है नीचे कितना 2g और ऊपर कितना लग रहा है बेटा टेंशन टी, ठीक है।
अब 2 kg वाला नीचे मूव कर रहा है, तो इक्वेशन मान लीजिए वो जिस भी एक्सेलरेशन ए से मूव किया, ये उतनी ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, 2g माइनस में t, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू में a। नेट फोर्स नीचे की तरफ, नेट फोर्स कितना है, 2g माइनस में t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सी इक्वेशन यूज करी, सेकंड लॉ, एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन बन गई। इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये वाला 1 kg वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाला टेंशन माइनस में 1g, दिस इज इक्वल टू 1 मास इंटू में एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन, वो a से नीचे आएगा, दूसरा a से ऊपर जाएगा। दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा, g इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू g/3। ठीक है, टेंशन कितना आ जाएगा, टेंशन इज अ फोर्स, ठीक है, टेंशन कितना आ जाएगा, इसमें पुट कर लो a प्लस में g, a कितना है g/3 प्लस में g, तो ये हो जाएगा आपके पास 4g/3। तो ये मेरे पास टेंशन आ गया। इस 1 kg पे जो टेंशन लग रहा है 4g/3, सेम टेंशन इस पे लगेगा 2 kg पे, क्योंकि सेम थ्रेड है। ठीक है, तो जब तक स्ट्रिंग नहीं बदलता तब तक टेंशन नहीं बदलती। अब देखो, उन्होंने सबसे पहले क्या पूछा कि भाई टेंशन की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है। पहले 1 kg पे देखते हैं, वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन 1 kg ब्लॉक। कैसे करेंगे, देखो वर्क डन होता है F.S, ठीक है, इसको आप लिखेंगे FS कोस थीटा। आपका जो यहाँ फोर्स है वो टेंशन फोर्स है, T की वैल्यू आपने निकाली है 4g/3, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2 kg वाला 3 से नीचे आया था, 1 kg वाला 3 से ऊपर गया है, ये यानी हो गया आपके पास 3 इंटू में कोस थीटा कितना है बेटा, टेंशन फोर्स। देखिए टेंशन फोर्स आपके पास इस 1 kg ब्लॉक के ऊपर लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है ना, 3 मीटर का, यानी एंगल कितना हो गया, कोस 0, 3 से 3 कैंसिल ही हो गया आपके पास 40। ऐसे ही आपके पास वर्क डन ऑन 2 kg ब्लॉक अगर हम निकालें, 2 kg ब्लॉक, ये कितना हो जाएगा, F.S, दिस इज इक्वल टू FS कोस थीटा। अब यहाँ पर फोर्स वही टेंशन, अगर 2 kg पे आप चेक कर रहे हो, ये टेंशन है, ठीक है, तो फोर्स की जगह T, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका 3 इंटू में कोस, एंगल कितना है, देखो यहाँ पर टेंशन ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर का नीचे हो रहा है, एंगल कितना हो जाएगा, कोस 180 डिग्री। ठीक है, और T की वैल्यू कितनी है 4g/3, 4g/3 पुट करते ही 3 से 3 कटेगा, कोस 180 कितना हो जाएगा, -1, यानी आपके पास ये बनेगा -4g, यानी कि -40। ठीक है, यहां से एक बात और भी समझ में आती है, जो हम लोगों ने कॉन्स्ट्रेंट रिलेशंस करे थे ना, उसमें हमने कौन सा इक्वेशन यूज करी थी, वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स, नेट वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स, पुली के अंदर कितना बन रहा है, 0, ऊपर 40 है देखो एक ब्लॉक पे, दूसरे पे -40 है, नेट कितना हो गया 0। ठीक है, तो ये तो आ गया वर्क डन ड्यू टू टेंशन ऑन बोथ द ब्लॉक्स। अब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ये आपके पास मान लीजिए 1 kg वाला ब्लॉक है, और ये मान लो 2 kg वाला ब्लॉक है, तो यहां से इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है 1g, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ था, ऊपर। ठीक है, 2 kg वाले पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 2g, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ था 3 मीटर, ये 3 मीटर। सो वर्क डन अगर मैं 1 kg के लिए निकालूं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होएगा, 1 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, चलो फॉर्मूला लिख लो पहले, F.S, ठीक है, ये होगा FS कोस थीटा। F कितना है मेरे पास 1 इंटू जी, ग्रेविटी वाला फोर्स 1 इंटू जी यानी 1 इंटू 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 3, एंगल बताओ कितना लो, ग्रेविटी वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 1 kg, 180 डिग्री। 180। क्या बोल रहे हो बेटा, निकाल के देखो बेटा, इनटू में कोस 180। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, ये माइनस में 30। अगर 2 kg वाले ब्लॉक के लिए देखें वर्क डन, तो ये आ जाएगा F.S, दिस इज इक्वल टू FS कोस, एंगल कितना लू यहाँ पर, चलो थीटा ले लो एक बार, F कितना है यहाँ पर आपके पास, ग्रेविटी वाला फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, 2 इंटू में जी यानी 2 इंटू में 10, डिस्प्लेसमेंट 3, कोस थीटा कितना लू इस केस में, ग्रेविटी वाला फोर्स भी डाउनवर्ड, 0 डिग्री, 3 मीटर भी डाउनवर्ड, यस, कोस 0 इज 1, ये कितना हो जाएगा 60 जूल, लिख दो आप एनर्जी। ठीक है, यहाँ देखो वर्क डन ऑन बोथ द ब्लॉक्स अलग अलग आया है, और नेट आपके पास 0 नहीं बन रहा,
ठीक है, तो ये पुलिस से रिलेटेड वर्क डन कैसे निकालना है, टेंशन की वजह से कैसे निकालना है, जो ग्रेविटी वाला फोर्स है उसकी वजह से कैसे निकालना है। क्लियर हो गया ये चीज सबको? बोलो। Yes. चलो आगे चलते हैं। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क क्या कहता है। छोटी सी बात है इसके अंदर। मान लो आपके पास जो थीटा है, थीटा बिटवीन एफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इफ लेस देन 90, तो आपके पास वर्क डन क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। कोस थीटा यानी 90 से अगर कम है तो आपके पास कोस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, Positive. पॉजिटिव। सो वर्क डन आपके पास कितना आएगा, पॉजिटिव। इफ थीटा इज बिटवीन 180 एंड 90, मतलब अगर मान लो 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है या 180 है, उस केस में आपके पास कोस थीटा कितना होता है, नेगेटिव। सो वर्क डन क्या होता है, एफ एस कोस थीटा होता है। इस केस में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव वर्क डन आएगा। अब इसका मतलब समझे क्या होता है। मान लीजिए एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर आपने कोई फोर्स लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन का मतलब समझा रही हूँ। ब्लॉक के ऊपर आपने कोई फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से वो आगे मूव किया, आपने कुछ एनर्जी खर्च किया, आपने कुछ एनर्जी खर्च किया, वो कहाँ गया, वो इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, सिस्टम एनर्जी इंक्रीजेस ऑन विच वर्क इज डन। ठीक है, अब जैसे फ्रिक्शनल का केस किया था हम लोगों ने, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा था, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, तो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन में जो एनर्जी जाती है कुछ ना कुछ हीट में लॉस्ट होती है, ठीक है, तो वहां पर आपके पास क्या हो रहा है कि अब सिस्टम का एनर्जी खर्च होता है, सिस्टम ने अपना एनर्जी दे दिया। इस केस में जो वर्क डन हुआ वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी अगर मान लो फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन क्या करेगा, उसकी स्पीड घटा देगा ना, उसकी जो है अभी एनर्जी, मान लो उसके पास कुछ भी स्पीड है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से उसका स्पीड डिक्रीज होगा। स्पीड डिक्रीज हो रहा है यानी एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है, हीट की फॉर्म में हो रहा होगा मान लीजिए फ्रिक्शन में, यानी कि यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीजेस। एग्जाम्पल, ड्यू टू फ्रिक्शन स्पीड डिक्रीजेस। आई बात समझ में थोड़ी बहुत? क्लियर है? तो पॉजिटिव का मतलब क्या और नेगेटिव का मतलब, सिस्टम पे फिजिक्स की भाषा और केमिस्ट्री की भाषा में उल्टा होता है। आप आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर आपकी 11th क्लास है ना, यस इसी साल आएगा, हम लोग ये चीज आगे फिर डिस्कस करेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या होता है कि सिस्टम पे काम किया जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ा देता है, और सिस्टम काम करता है तो उसकी एनर्जी घट जाती है। आई बात समझ में सबको? आगे चलते हैं। अब देखो कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं। अभी आपने देखा कि जो वर्क डन है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, तो वेक्टर्स आपके आईजेके की फॉर्म में भी हो सकते हैं ना। जैसे आपके पास मान लीजिए वर्क डन जो है, मान लो जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू एफ डॉट एस है। ठीक है, मान लो जो डिस्प्लेसमेंट है आपको सिंगल ये दे दिया कि भाई आपके पास 5 मीटर की हुई है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव किया है, तो हम सिंपली 5 कर देते हैं, और मान लीजिए फोर्स भी इधर ही लग रहा है, या फोर्स आपके पास इधर भी लग रहा हो, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हम एक्सिस में देखें तो एक्स एक्सिस में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो आई जे के की फॉर्म में अगर है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू एफ वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट आर। आर होता है पोजीशन वेक्टर। जब एक्स वाई जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं हम लोग, हमारा मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गया, इनिशियली उसका कोऑर्डिनेट्स ये थे, बाद में उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो उनके बीच में आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो ना। मान लो ये आपके पास हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, और आपका मान लो यहाँ एक पॉइंट है, वो 3D में मूव किया, कुछ आगे पॉइंट आ गया, मतलब यहाँ मान लो ऊपर आ गया, यहाँ आपको पॉइंट पता है, यहाँ आपको पॉइंट पता है, तो इनके बीच में होने वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हो, आर वेक्टर क्या होगा आपके पास, ये आएगा सेकंड पॉइंट 3 माइनस में 2 आई कैप, 4 माइनस में 1 जे कैप, एंड 2 माइनस में 0 के कैप, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहां से आपके पास कितना आएगा, आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में
2 k कैप. दिस इज योर वर्क डन. नॉट वर्क डन, अभी वर्क डन तो निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट जो एक ऑब्जेक्ट का हुआ है. तो यानी वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स क्या आपके पास? 2 i कैप प्लस में 3 j कैप माइनस में 4 k कैप. डॉट प्रोडक्ट लेना है विद पोजीशन वेक्टर. i प्लस में 3 j कैप प्लस में 2 k कैप. तो यहां से अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? i के साथ तो ठीक है 1 आता है, j के साथ j डॉट j क्या होता है? 1 होता है, k डॉट k 1. लेकिन i का j के साथ, j का k के साथ, k का i के साथ अगर आपके अलग अलग वैल्यूज होती है तो 0 बनता है. तो यहाँ से सिर्फ i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई करना है. और i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1. कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. जैसे 2 प्लस में 9 प्लस में 8. ये आपके पास टोटल वर्क डन हो जाएगा. कितना हो गया? 19 जूल हो गया. कुछ गड़बड़ हुई है? देखो कहाँ गड़बड़ हुई है. हाँ, ये माइनस आएगा. ये क्या आएगा आपके पास? नेगेटिव. ठीक है, कितना हो जाएगा ये? आंसर चेक करो, ठीक आ रहा है क्या बेटा? क्या मैंने सारी चीजें ठीक लिखी है? मैं एक बार चेक कर देती हूँ. एफ की वैल्यू कितनी है? 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप 210342. ठीक है, हाँ जी ठीक आया बिल्कुल. 3 जूल्स. ठीक है, तो अगर आपको IJK की फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको दो पॉइंट्स के बीच में IJK की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना. मान लो दो पॉइंट्स दे दिए तो उनको आप यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लो. ठीक है, और फोर्स भी आपका IJK की फॉर्म में है तो डॉट प्रोडक्ट करना है. फिर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो मेरे से. अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं. थम्स अप करो अगर क्लियर है तो. ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं. अब आप लोग निकालो चलो. If two forces F1 and F2 acts on one body and displaces it from 100 to 211, तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा R. फाइंड द नेट वर्क डन. एक फोर्स नहीं है, अब एक ही नहीं है फोर्स, दो फोर्सेस है तो उनका भी टोटल नेट फोर्स निकाल लो कितना बन रहा है. कैसे निकालते हो आप? मान लीजिए आपके पास F बनेगा F1 प्लस में F2. वेक्टर एडिशन हो जाएगा दोनों का. कंपोनेंट्स की फॉर्म में तो j में j ऐड होता है, i में i ऐड होता है, k में k ऐड होता है. तो यहां से अगर आप लिखेंगे तो 2 i कैप प्लस में 4 k कैप, इसको आपने ऐड करना पड़ेगा 3 j कैप प्लस में 2 k कैप. सो यहां से आपके पास क्या आंसर आएगा? 2 i कैप प्लस में 3 j कैप प्लस में 6 k कैप. सो दिस इज योर नेट फोर्स जो लग रहा है. और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इन दोनों पॉइंट्स को हम इस्तेमाल करेंगे. 2 माइनस में 1 इंटू में आई कैप प्लस में 1 माइनस में 0 इंटू में जे कैप प्लस में 1 माइनस में 0 इंटू में के कैप. यहां से आपके पास क्या आएगा? आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप. अब मुझे फटाफट वर्कडन के फॉर्मूले में पुट करके बताइए कितना आंसर आएगा. एफ डॉट एस की बजाय मैं यहाँ पर आर ले लेती हूँ. जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वगैरह की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे लिख लेते हैं? IJK की फॉर्म में. अगर सिंगल आपको दे रखा हो, मान लो सिंगल डायरेक्शन में है, मान लो x में है, y में, z में, तो हम सिर्फ s से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. बताइए मुझे क्या आंसर आएगा? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे. प्रियंका समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग क्लास में? बता देना मेरे को. स्वराज बेटा पहली बार आए आप क्लास में? कैन यू हियर मी? स्वराज प्रधान.
चलिए बताइए फटाफट आंसर। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। यस 11, ठीक आया बिल्कुल विवेक का आंसर। देखो एफ क्या आपके पास 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 6 के कैप। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है? आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। तो आई के साथ करना, जैसे 2 इंटू में 1 2, आई डॉट आई क्या होता है 1, प्लस में 3 इंटू में 1 3, जे डॉट जे 1, प्लस में 6 इंटू में 1, के डॉट के 1। सो कितना आ गया 6 प्लस 3 9 2 11। 11 जूल इज द आंसर। क्लियर है सबको? बताइए समझ में आया? थम्स अप कर दो अगर समझ में आया, बोल दे तो तुम लोग हो नहीं। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब देखो नया टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि अगर फोर्स को हम लोग आईजेके के फॉर्म में दे दें और मान लो कोऑर्डिनेट्स में आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो कैसे आपको वर्क डन निकालना है। अगर फोर्स भी मैं वेरिएबल कर दूं, देखो यहाँ पर हमारे पास फोर्स चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर फोर्स चेंज होता है एक्स के साथ, वाई के साथ या जेड के साथ, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। तो आपको मैं इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट याद दिला देती हूँ। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ कुछ ऐसा आया। अब मैं क्या करती हूँ, पतली सी स्ट्रिप को कंसिडर करती हूँ, ठीक है। ये छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम dx ले लेते हैं और यहाँ पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, ये जो फोर्स हो गया कितना हो गया F। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं, एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना होगा? एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना होगा बेटा? एरिया ऑफ स्ट्रिप स्मॉल एरिया F इंटू में dx। F dx क्या है आपके पास? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx की वजह से स्मॉल वर्क डन dw। ऐसे ही इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स बन सकती हैं। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना, मान लो मेरा ये पोजीशन है x1 और मुझे यहां तक निकालना है, तो x1 से x2 ऐसे मैं हजारों स्ट्रिप्स बना के उनका एरिया निकाल के ऐड कर दूं, f1 dx प्लस f2 dx प्लस f3 dx। तो उसको करने का तरीका क्या होता है हमारे पास? इंटीग्रेशन। यानी अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दूं दोनों तरफ ऐसे, तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2, जिस पोजीशन से आप जिस पोजीशन तक मूव कर रहे हैं, F dx। यहाँ मेरे पास फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ x ही है। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ x नहीं होता तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। तो यहाँ से आपके पास वर्क डन कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 F dx। ये आपको कब करना होता है? जब आपका वेरिएबल फोर्स होता है। अगर आपके पास वेरिएबल फोर्स नहीं है तो आप लोग क्या लिखते हैं, F मान लो वेरिएबल नहीं है तो आप सिंपली क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू F डॉट S। मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट है उस दौरान में कितना फोर्स लगा, जिसकी वैल्यू नहीं बदल रही, कांस्टेंट है। इफ फोर्स इज कांस्टेंट, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इफ फोर्स इज वेरिएबल। तब आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। स्मॉल वर्क डन निकालो, फिर कहां से कहां तक आपके पास टोटल वर्क डन निकालना है वो वाली लिमिट्स पुट करो, जैसे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2। अगर मान लीजिए आपके पास F और X यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल सेम नहीं है, मतलब कि एंगल जीरो नहीं है, तो उस केस में आप क्या लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 F डॉट dx कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा यहाँ से एक चीज और निकल के आती है, अभी जब आप एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एक स्मॉल एरिया जब आपने लिया तो F dx किया, ठीक है। अगर आपको टोटल निकालना था तो आपने इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकाल लिया। यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ से टोटल एरिया निकाल रहे हो। तो अगर आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आपसे पूछ ले वर्क डन कितना होगा, मान लो fx ग्राफ है, fx ग्राफ है आपका, fx ग्राफ का जो एरिया है वो आपको क्या देगा, वर्क डन देगा, ठीक है। अगर आपने टोटल एरिया निकाल लिया तो आपके पास नेट वर्क डन निकल जाएगा। आई बात सबको समझ में? दोबारा से रिपीट करती हूँ, अगर वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, यानी कि x की, मान लो x जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, हर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अलग अलग x की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो फोर्स अलग अलग आ रहा है, तो आप डायरेक्ट F डॉट S नहीं निकाल सकते। सबसे पहले तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का हेल्प यूज करते हैं। तो वहां से क्या आएगा आपके पास, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx x1 से x2, ऐसे हमको इस्तेमाल करना है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट क्या था कि हम एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप समझते हैं, एफएक्स कर्व देखते हैं, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसके अंदर फोर्स लग रहा है एफ, तो एक स्मॉल एरिया निकाल लिया, वो स्मॉल एरिया इज स्मॉल वर्क डन, क्योंकि वर्क डन आपके पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 है, तो एफ एस या एफ डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट इज डीएक्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स, एफ डी एक्स, ये स्मॉल वर्क डन है ड्यू टू स्मॉल स्ट्रिप। अगर सभी स्ट्रिप्स का आपने एरिया ऐड कर दिया तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, यानी एरिया जो है अंडर दिस कर्व इन एफएक्स ग्राफ वो आपको टोटल वर्क डन देता है। उसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इन्हीं स्मॉल स्ट्रिप्स को आप इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन की इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या है, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3 और फोर्स दे दिया आपको वेरिएबल 2x, तो वर्क डन क्या आएगा बेटा इस केस में, F, अब यहाँ पर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी x में है और वेरिएबल फोर्स भी x में ही है, तो मैं f dx लिख सकती हूँ, डॉट की जरूरत नहीं है मुझे, x1 से x2, दिस इज इक्वल टू f कितना है 2x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, x1 से x2, यहाँ से आपके पास क्या आएगा 2 इंटू में x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेट करेंगे आप, लिमिट पुट कर देंगे x1 से x2, और x2 कितना है आपके पास 3, x1 कितना है 1, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये होगा 3 3 से 9 माइनस में 1, 8 जूल। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्सेस कैसे निकालने हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 f dx। एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी रहेगी, अच्छा चलो ये निकालो पहले, तो अभी मैंने आपको बताया कि नेट वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, fx अगर आपको पता है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, मान लो x ही है, तो इसमें आपके पास टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल एरिया, अगर नेट वर्क डन निकालना है तो टोटल एरिया, तो ये स्क्वायर का आप एरिया निकालो, ये कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 इंटू में 5 50, ठीक है, और आपके पास ये कितना एरिया होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 10 में से 5 गया 5, इंटू में हाइट कितनी है 10, 2 1 जा 2 5 जा, ये होगा 25, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल एरिया, टोटल वर्क डन इज टोटल एरिया कितना हो गया, 50 प्लस में 25 कितना हुआ ये 75 जूल। अच्छा ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है, मतलब आप यहाँ पर कैसे निकाल सकते हो, जैसे ये वाला है, यहाँ पर तो आपके पास कांस्टेंट फोर्स है 10, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, तो एफ डॉट एस भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास वेरिएबल फोर्स है, तो या तो आपके पास लिमिट्स गिवन है, एफ डॉट डीएक्स आप करोगे, ठीक है, तो आप ऐसे केसेस में जब आपको ग्राफ गिवन है एफ और एक्स के बीच में, तो आपको क्या करना है, टोटल एरिया निकाल लो, टोटल एरिया इज टोटल वर्क डन। क्लियर है ये चीज सबको, क्लियर है तो बताओ, ओके। एक चीज और करते हैं हम लोग, ये वाला आप होमवर्क में करना, दिस इज योर होमवर्क, एक चीज और बतानी रह गई है, हाँ जी, मान लो कि आपके पास जैसे पीछे वाले केसेस में हमने जो डिस्कशन किया, यहाँ पर हमारे पास क्या था, जैसे ये वाला केस था, इसमें हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स वेरिएबल फोर्स है, उनका आपके पास सिर्फ एक ही, मतलब एक्स एक्सेस की बात हो रही है, मतलब एक्स में ही डिस्प्लेसमेंट है या वाई में होता है जेड में होता है, एक ही चीज थी, वेरिएबल फोर्स है, लेकिन आपके पास वेरिएबल फोर्स इन दी सेम डिस्प्लेसमेंट वाले वेरिएबल में ही है, ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल फोर्स तो है ही है, प्लस वेक्टर की फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने पॉइंट्स बोल दिए, यानी अगर आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर देखो वर्क डन का फॉर्मूला जो आप इस्तेमाल करेंगे वो निकालेंगे एफ डॉट डी आर, ठीक है, R1 से R2। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, आर कैसे है, आर निकाल सकते हो ना, दो पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, देखो एफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस में 2y j कैप एंड बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम 1, 2 एंड 1, 2 2 3, 4, फाइंड द वर्क डन, ठीक है, तो यहां से हमारे पास सिर्फ dx नहीं है, उसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में भी है, हो सकता था z डायरेक्शन में भी होता, तो उस केस में हम लोग dx dy dz ना लिख के क्या लिखते हैं, dr लिखते हैं।
अब डी आर कैसे निकालेंगे, देखो आर आपके पास निकल सकता है ना 2 पॉइंट से, क्या होगा 3 माइनस में 1 इंटू में आई कैप प्लस में 4 माइनस में 2, क्या ये होगा 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट जो आई में भी है और जे में भी है। अगर मुझे डी आर निकालना है तो कैसे करूंगी मैं, आप ऐसे करते देखो, अगर मैं इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास आएगा, इसको निकालने की खैर आपको जरूरत नहीं है, आप करेंगे ये बेटा r इक्वल्स टू है, मान लो 3 माइनस 1 जैसे 2 आया तो कुछ ना कुछ x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा, x आई कैप प्लस में y j कैप प्लस में z k कैप। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं तो मेरे पास dr क्या हो जाएगा, dx आई कैप प्लस में dy j कैप प्लस में dz k कैप। बस ये लास्ट है, लास्ट पॉइंट को समझ लीजिए, dz k कैप। सो यहां से आपके पास क्या आएगा, फोर्स भी आपके पास क्या है, वेक्टर फॉर्म में एफ एक्स आई कैप प्लस में एफ वाई जे कैप प्लस में एफ जेड के कैप, और आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है डी आर के साथ। डी आर की वैल्यू देखो आप निकाल चुके हो, क्या ये डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप। अब इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ R1 से R2 इंटीग्रेट करोगे, R1 से R2, तो यहां से देखो ये आएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस में एफ वाई डी वाई प्लस में एफ जेड डी जेड, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज हैं, जैसे 1,2 से आप जा रहे हो 3,4, यानी R1 से R2 आप जा रहे हैं 1,2 से 3,4। आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, एफ जेड डी जेड वाला कंपोनेंट तो मेरे पास आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सिर्फ और एक्स और वाई में दे रखे हैं, जेड डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में ही नहीं है। अब इस इंटीग्रेशन को आप ब्रेक कर सकते हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अलग कर लो प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई अलग कर लो, ठीक है। और एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 1 से 3, यानी आपने 1 से 3 पुट कर दिया। वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 से 4। अब इन दोनों इंटीग्रल्स को आपको सॉल्व करना है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, जो आई कंपोनेंट है ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स इंटीग्रेट करना है, 1 से 3 आपकी लिमिट होगी, प्लस एफ वाई कितना है 2y विद रिस्पेक्ट टू dy आपको इंटीग्रेट करना, 2 से आपकी 4 लिमिट होगी, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन कराने का मतलब क्या था वो समझ लो। अभी पीछे जब हमने क्वेश्चन किया वो हमने किया एफ डी एक्स इंटीग्रेशन। इस केस में हमारे पास जो फोर्स है हमारे पास वो एक्स डायरेक्शन में ही है, मान लो, ठीक है। अगर एक्स डायरेक्शन में नहीं होता, मान लो कुछ सर्टेन एंगल पे भी है, तो एफ डॉट डी एक्स आप कर देते। अगर मान लो फोर्स वेरिएबल है, फोर्स भी आपके पास अलग अलग कंपोनेंट्स में, मान लो एक्स डायरेक्शन में भी लग रहा है, वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है, ठीक है, और आपका डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में भी है वाई में भी है, उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, डी आर, जो आपके पास एफ डॉट डी एक्स था उसकी जगह हम लिखेंगे एफ डॉट डी आर। और डी आर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। एफ वेक्टर क्या होता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। उनको आप ओपन करेंगे, 3 कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है। एफ एक्स निकालो इक्वेशन से, एफ वाई निकालो इक्वेशन से, ठीक है। और जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक मूव किया, जैसे एक्स में किधर से किधर मूव किया 1 से 3, वाई में किधर से किधर मूव किया 2 से 4, ये आपके लिमिट्स हो जाएंगे और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है सबको? जैसे आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे बेटा, बस ये लास्ट आप मुझे आंसर बता दो फिर चले जाना, ये लास्ट है। जब आपके पास एक्स और वाई में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भी वेरिएबल है, ठीक है, उस केस में आपको क्या लेना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ठीक है। यहां से आप क्या लिखेंगे, इसको सीधा आपके दिमाग में ऐसे आना चाहिए भाई, एफ एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। आप उसको बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है, एफ जेड डी जेड। यहां से x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास z है ही नहीं, तो अगर मैं पहला जो पार्ट है वो निकालूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, वो क्या होगा आपके पास, एफ एक्स कितना है माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। आप कहां से कहां जा रहे हो, 2 से 6 जा रहे हो, प्लस में एफ वाई कितना है मेरे पास, वाई स्क्वायर डी वाई, कहां से कहां जा रहे हो आप, 3 से 5 जा रहे हो, और z में मेरे पास है ही नहीं कुछ, तो बस इसको आपको सॉल्व करना, निकाल लेना आंसर, इंटीग्रेशन ही करना और कुछ नहीं है। यहां से मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बता दूं, वर्क जो होता है वो स्केलर होता है,
वर्क इज स्केलर, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, तो आप पहले से ही दिमाग में ऐसे रख सकते हो कि भाई मैं एक्स डायरेक्शन में वर्क डन निकाल लूं, वर्क जो टोटल वर्क होएगा डब्ल्यू एक्स प्लस में डब्ल्यू वाई प्लस में डब्ल्यू जेड, एक्स में वाई में जेड में, आप तीनों को ऐड कर सकते हो क्योंकि यहाँ वेक्टर की तो बात ही नहीं हो रही ना, वो स्केलर क्वांटिटी है, एक्स में निकाल लो, वाई में निकाल लो, जेड में निकाल लो और ऐड कर दो, एंगल की तो कोई हमको पंगा ही नहीं है। तो आप सीधा डब्ल्यू एक्स को क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स होगा भाई, डब्ल्यू वाई को क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई होगा, डब्ल्यू जेड को क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड होगा। और वो आता कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया ये सारा, कि कैसे आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और ये कैसे ओपन होता है। इसके बाद बेसिक में कुछ भी नहीं बचा, एवरी सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फोर्स देखो स्टार्टिंग से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कहानी शुरू करी, वर्क होता ही क्या है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। उसमें आपके पास यूनिट्स क्या है, डायमेंशंस क्या है। आप इसको बोलने का एक और तरीका भी यूज कर सकते हैं, भाई फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालो, एफ कोस थीटा और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। थीटा अलग अलग पुट करते हैं तो हमारे पास वर्क डन कैसे निकलते हैं, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है। अलग अलग तरह के फोर्सेस से अलग अलग आपके पास वर्क डन आएंगे। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, सेम ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स का अलग वर्क डन है, एक्सटर्नल का अलग वर्क डन है, ग्रेविटेशन का अलग है, नॉर्मल का अलग है। आपको फोर्स का नेचर पता होना चाहिए। हमने इंक्लाइंड प्लेन भी डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने कोई एक 3D पिक्चर में भी डिस्कस कर लिया। भाई ये वाला केस था जिसमें आपने डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। वो चीज किया। पुली पे हमने डिस्कस किया कैसे वर्क डन होता है, कैसे टेंशन होता है। और फिर हम लोगों ने क्या किया, अगर फोर्स आपको दे दे आई जे के की फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट आपको दे दे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो एफ डॉट एस ना लिख के हम लोग एफ डॉट आर लिख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट लेना आता है आपको आई जे के का, वेक्टर्स में हमने खूब डिस्कस किया ये चीज। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अगर मान लो एक से ज्यादा फोर्सेज है भाई, नेट फोर्स निकाल लो और आप क्या करोगे, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो लिख लो और डॉट प्रोडक्ट ले लो। तीसरा केस हम लोगों ने क्या, भाई वेरिएबल फोर्स अगर है उस केस में कैसे करेंगे, उसमें आपका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन का हम हेल्प लेते हैं। छोटा सा वर्क डन निकालते हैं हम लोग एफ डी एक्स, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं जिस भी पॉइंट से आपने जिस पॉइंट तक मूव किया। जैसे 1 से 3 यहाँ पर मूव किया तो 1 से 3 आपने इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक्स वेरिएबल आपको दिख रहा है, एक्स वाई जेड हो जाए और जो फोर्स है वो भी आपके पास वाई और जेड और एक्स डायरेक्शन में आ जाए। वो केस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पर कि कैसे निकालना है एफ डॉट डी आर। एक्स का अलग निकाल लो, एफ एक्स डी एक्स, वाई का अलग निकालो, एफ वाई डी वाई, जेड का अलग निकालो, एफ जेड डी जेड, और उनको इंटीग्रेट कर दो। पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर एक एरिया का कॉन्सेप्ट भी हमने यूज किया कि भाई अगर आपको एरिया की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एरिया बना रखा है, कोई कर्व बना रखा है, तो एरिया अंडर द कर्व आपको नेट वर्क डन देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो इसमें एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो ट्राई कर लीजिएगा। और बाकी आपकी डीपीपी अपडेटेड है, नहीं हो तो मुझे बता देना, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आई, दैट वी विल डिस्कस नाउ।